वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, जरा सोचिए, किसी पर कोई बहुत संगीन इल्जाम है, लेकिन उसके पास अपना केस लड़ने के लिए एक वकील तक करने के पैसे नहीं हैं। तब क्या होगा? या फिर मान लीजिए कि आरोपी कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो कोर्ट क्या करेगी? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। आज हम इसी कानून की धारा 341 से 345 को समझने वाले हैं। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि अदालत की कार्यवाही सबके लिए एक जैसी और निष्पक्ष कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी अदालतों में हर रोज उठने वाली असल चुनौतियां हैं। और यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम असल में कितना मजबूत है। तो अच्छी बात यह है कि बीएनएसएस की धारा 341 से 345 इन सभी मुश्किलों से निपटने के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती हैं। आज के हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि धारा 341 कैसे सबके लिए न्याय को पक्का करती है। फिर धारा 342 पर चलेंगे, जो कंपनियों से जुड़े मामलों को देखती है। और आखिर में धारा 343 से 345 को समझेंगे, जो सरकारी गवाह बनाने की पूरी प्रक्रिया और उसके अंजाम के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 341 की। ये हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी अधिकार को मजबूत करती है। ये कहती है कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो सवाल यह है कि यह काम करता कैसे है। देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि सामने जो आरोपी खड़ा है उसकी माली हालत इतनी खराब है कि वो अपना वकील नहीं कर सकता, तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सरकारी खर्चे पर उसे एक वकील दे। और हाँ, एक बात यहां पर बहुत जरूरी है, ये कोर्ट की मर्जी नहीं है, बल्कि ये उसका एक फर्ज है, एक अनिवार्य कर्तव्य है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कौन बनाएगा? यहीं पर हाईकोर्ट और राज्य सरकार का रोल आता है। धारा 341 ये भी बताती है कि वकीलों का चुनाव कैसे होगा, उन्हें काम करने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और सरकार उनकी फीस कैसे देगी। इन सब चीजों के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी हाईकोर्ट और राज्य सरकार की है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग सिचुएशन पर आते हैं। क्या होगा अगर आरोपी कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि एक कंपनी हो? मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का इल्जाम है जिससे कोई हादसा हो गया। कानून ऐसे हालात को कैसे देखता है? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 342 में। तो सबसे पहले कानून की नजर में कॉरपोरेशन का मतलब क्या है? इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें सिर्फ प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ही नहीं, बल्कि दूसरे कॉरपोरेट निकाय और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हुई सोसाइटियां भी शामिल हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। देखिए, अगर आरोपी कोई इंसान है तो उसे खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, लेकिन एक कंपनी तो चलकर कोर्ट आ नहीं सकती है ना। तो कानून कहता है कि कंपनी अपनी जगह एक प्रतिनिधि यानी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकती है। फिर कोर्ट की पूरी कार्रवाई, मतलब बयान लेना हो, सवाल जवाब करने हो, सब कुछ उसी प्रतिनिधि के साथ होता है। कंपनी की तरफ से वही जवाबदेह होता है। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए धारा 342 कुछ जरूरी नियम भी बताती है। जैसे प्रतिनिधि को अपॉइंट करने के लिए कंपनी की ऑफिशियल सील की जरूरत नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर का एक लिखा हुआ बयान ही काफी होता है। और हाँ, अगर कभी इस बात पर कोई झगड़ा हो जाए कि असली प्रतिनिधि कौन है, तो आखिरी फैसला हमेशा अदालत का ही होगा। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और स्ट्रेटेजिक कानूनी दांव पेंच पर। इसे कहते हैं क्षमादान, या अंग्रेजी में टेंडर ऑफ पार्डन। ये प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है, जिससे वो अपराध में शामिल किसी अंदर के ही आदमी से सच उगलवा सकते हैं। तो आखिर ये क्षमादान है क्या? इसे एक डील की तरह समझिए। कानून एक आरोपी को माफी का ऑफर देता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त पर। शर्त यह है कि वो उस अपराध के बारे में और उसमें शामिल हरेक साथी के बारे में पूरी और सच्ची जानकारी देगा। इसी व्यक्ति को हम आम भाषा में सरकारी गवाह या अप्रूवर कहते हैं। और इस पूरी डील की नींव सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, पूरा और सच्चा खुलासा। इसमें जरा भी झूठ या कुछ छुपाने की गुंजाइश नहीं है। अगर ये शर्त टूटी तो समझ लीजिए कि माफी का वादा भी उसी पल टूट गया। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये ऑफर छोटे मोटे अपराधों के लिए नहीं होता। क्षमादान सिर्फ गंभीर मामलों में ही दिया जा सकता है, जैसे कि हत्या, डकैती या कोई बड़ा घोटाला।
मतलब वो अपराध जिनकी सुनवाई सेशन कोर्ट जैसी बड़ी अदालतों में होती है या जिनमें सजा 7 साल से ज्यादा की हो सकती है। और ये माफी देने की पावर किसके पास है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजीएम, या फिर एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट? ये इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी स्टेज पर यह क्षमादान दे सकते हैं। इससे उन्हें केस की तह तक जाने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि आरोपी ने माफी का ऑफर कबूल कर लिया। अब आगे क्या? क्या उसे तुरंत आजाद कर दिया जाएगा? नहीं, यहीं पर धारा 344 और 345 सामने आती हैं, जो बताती हैं कि इस वादे का अंजाम क्या होगा। धारा 344 इस पावर का दायरा और भी बढ़ा देती है। ये कहती है कि अगर मामला सुनवाई के लिए किसी बड़ी अदालत में, जैसे सेशन कोर्ट में चला भी गया है, तो वो अदालत भी आखिरी फैसला सुनाने से पहले किसी आरोपी को सरकारी गवाह बनने का मौका दे सकती है। अब आता है खेल का सबसे जरूरी हिस्सा, धारा 345। ये सेक्शन उस सरकारी गवाह का भविष्य तय करता है। यहां से उसके लिए दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर वो अपना वादा निभाता है, एक एक बात सच बताता है, तो उसे केस से बरी कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता खतरनाक है। अगर उसने जरा भी चालाकी की, कुछ भी छुपाया या झूठ बोला, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी माफी तो रद्द होगी ही, उस पर पुराने केस के लिए भी मुकदमा चलेगा और साथ में झूठी गवाही देने का एक नया केस भी चलेगा। मतलब डबल मुसीबत। लेकिन कानून ये भी पक्का करता है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर किसी की माफी रद्द की जाती है तो उसे अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलता है। ये साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है कि गवाह ने अपनी शर्त तोड़ी थी। और तो और, झूठी गवाही का मुकदमा चलाने के लिए तो हाईकोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है। चलिए, अब उन सभी लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी धाराओं के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इन 5 बातों को अच्छे से याद कर लीजिए। धारा 341, गरीब आरोपी को सरकारी वकील। 342, कंपनी की जगह उसका प्रतिनिधि कोर्ट आएगा। 343, गंभीर अपराधों में पूरा सच बोलने पर माफी का वादा। 344, ट्रायल कोर्ट भी माफी दे सकती है। और सबसे जरूरी 345, वादा तोड़ा तो पुराने गुनाह और झूठी गवाही दोनों के लिए सजा होगी। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और मैं ये आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। आपको क्या लगता है, ये जो प्रोसीजरल लॉज हैं, ये सारे नियम कायदे, क्या ये सच में न्याय को आसान बनाते हैं या कभी-कभी इसे और ज्यादा उलझा देते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कानून को आसान भाषा में समझने की हमारी इस कोशिश में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वॉइस ऑफ इंडियन लॉज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और जाते जाते एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद से दी गई है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह ना समझा जाए। किसी भी कानूनी मामले के लिए हमेशा एक योग्य वकील से ही संपर्क करें।